जीरो से कैसे करें यूपीपीसीएस 2027 की तैयारी, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी 15 से 20 मिनट में। मैं 15 से 20 मिनट आपका समय लूँगा और 15 से 20 मिनट में मैं आपको वो सारे स्टेप के बारे में बताऊंगा जो स्टेप लेना बेसिक से तैयारी करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम सही स्टेप न लेकर के हमारे शुरुआती चरण के एक वर्ष यूं ही गुजर जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए, ये कर लें कि ये कर लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। इन तमाम प्रश्नों के जाल में, ऊहापोह में हम सटीक निर्णय तक या सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते और हर निर्णय जब गड़बड़ होता है तब हम निर्णय बदलते हैं। हर स्टेप पर हम जब हार जाते हैं तब दूसरा स्टेप अपनाते हैं। लेकिन जब बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन शुरुआती चरण से मिल जाए, इनिशियल टाइम से मिल जाए, तो सही दिशा में आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो कैसे की जाए जीरो से 2027 की तैयारी? ऐसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को अब तैयारी शुरू करना है, प्रारंभ करना है। इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जिन बच्चे ने अब तक ऐसे ही यूट्यूब पे क्लासेस देखते रहे हों, ऐसे ही मनमाने तरीके से पढ़ते रहे हों, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम स्ट्रेटजी के साथ हम बिल्कुल टारगेट बना करके आगे बढ़ें और स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। तो जैसे ही कोई बच्चा अगर सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहा है, विशेषकर यूपीपीसीएस की बात आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए हमारा लक्ष्य है कि 2027 में हम भी अपना प्रीलिम्स दें और 2027 में हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो 2027 के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप, जैसे ही अगर आपको पीसीएस की तैयारी करना है तो रीड सिलेबस प्री एंड मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को सबसे पहले आप क्या करिए? पढ़िए। केवल रीड करना है, केवल प्रीलिम्स की नहीं, मुख्यतः मेंस के भी। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ेंगे तो केवल आपको यह पता चल पाएगा हमें सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। जब मेंस का सिलेबस आप पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा सब्जेक्ट में क्या और कहां तक पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या और कहां तक पढ़ना है। इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि हम जाएं मार्केट से, पहले प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस लेकर के आए। पहले हम प्रीलिम्स और मेंस का सवाल देख लें, सिलेबस देखें, और जैसे ही सिलेबस देख लें कि अच्छा प्रीलिम्स में हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है, एग्रीकल्चर है, सेंसस यानी जनगणना है, ये आपने इतने सेगमेंट देख लिए कि हमें प्रारंभिक एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतने सेगमेंट पढ़ रहे हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए आपने सिलेबस देख लिया कि इसमें हमारे 6 पेपर हो रहे हैं, जिसमें जीएस के आपके 6 मिल जा रहे हैं, उसके साथ ही जीएस के आपके 4 मिल जा रहे हैं, 2 पेपर यूपी के स्पेसिफिक हो रहे हैं जीएस 5 और 6 के रूप में, उसको आपने देख लिया। लेकिन अब ये जानने के लिए कि इन विषयों को पढ़ने के लिए प्रीलिम्स के लेवल पर और मेंस के लेवल पर हमारी गहराई क्या होनी चाहिए, हमारी तह क्या होनी चाहिए, हम किस लेवल तक जाकर के पढ़ें, इसके लिए दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, वॉच एंड थिंक, यानी देखिए और सोचिए। किस बात को सोचिए सर? कि PYQ कैसे आ रहे हैं प्री और मेंस के। प्रीलिम्स में किसी विषय, मान लीजिए कि पॉलिटी में संसद को लेकर के सवाल कैसे बन रहे हैं, क्या क्या सवाल संसद में पूछा गया है। मेंस को लेकर के संसद में सवाल कैसे बने। तो जब संसद आपने देखा तो संसद एक बड़ा टॉपिक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो आपने देखा कि संसद के भीतर संसदीय समितियों से सवाल पूछे गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बेसिक से पूछे गए हैं, सदन के नेता और विपक्ष के नेता से पूछे गए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों से पूछे गए हैं, संसदीय समितियों से पूछे गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अनन्य अधिकार से पूछे गए हैं, विशेषाधिकार से आए हैं, विभिन्न प्रकार के बिल से आए हैं, विधेयक से आए हैं। तो उसी हिसाब से आप तय कर पाएंगे कि अब हमें किस लेवल पे जाकर के अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करना है। और मेंस के क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हमें अपनी समझ को कहां तक डेवलप करनी है ताकि हम मेंस के प्रश्नों को भी टैकल कर पाएं। तो पहला स्टेप आपका क्या है? सिलेबस को देखना है, प्री और मेंस को। सेकंड स्टेप क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद नहीं करना है, केवल क्वेश्चन देखना है कि प्री के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं पिछले 5 सालों के। सबसे बेहतरीन तरीका है लास्ट 5 ईयर का देख लीजिए, लास्ट 5 ईयर का देख लीजिए
और बहुत गहराई में जाना चाहते हैं 10 ईयर के कर लीजिए। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड होगा वो कहाँ से पता चलेगा जानते हैं? जो लेटेस्ट ट्रेंड होगा एग्ज़ाम के पैटर्न का और वर्तमान में पढ़ने का, वो 5 ईयर से पता चल जाता है। अब आपको थर्ड स्टेप लेना है कि सेलेक्ट रिसोर्स। हमने देख लिया कि हमें इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, एग्रीकल्चर एंड करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मुझे पता चल गया कि कंटेंट किस लेवल का होना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है उस कंटेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्स होनी चाहिए। तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए, तुरंत अपना रिसोर्स चेक करिए आप। रिसोर्स में आपको पहले तो ये देखना है कि हमें इसमें 3 से 4 चीज़ें आएंगी कि हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? जब रिसोर्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला चैलेंज आएगा कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। दूसरा चैलेंज आएगा एनसीईआरटी के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना है। तीसरा चैलेंज आएगा आपके सामने कि हम किस कोचिंग और किस टीचर के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करें, ये भी चैलेंज इसमें आएगा आपको। फिर उसके पश्चात क्लास नोट्स का भी चैलेंज आएगा, क्लास नोट्स हमारा कैसा होना चाहिए। फिर इसी के साथ इसमें हमारी सेल्फ का रोल क्या होना चाहिए। बुक लिस्ट एनसीईआरटी को हम कैसे करेंगे, कोचिंग में टीचर जो पढ़ाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे उसको कैसे कवर करना है, पढ़ने के बाद उसका क्लास नोट्स हमें कैसे तैयार करना है। इसका मतलब ये है कि रिसोर्स क्या होना चाहिए। रिसोर्स में सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए 6 to 12 की। किस किस सब्जेक्ट की? पॉलिटी की 6 to 11th की होनी चाहिए, हिस्ट्री की 6 to 12 की होनी चाहिए, ज्योग्राफी की 6 to 12 होनी चाहिए, इकोनॉमी की 9 to 12 होनी चाहिए। और साइंस की अगर बात किया जाए, साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी 9th और 10th की ले सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी की 9 to 12 पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसकी जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होता है वो 11 से 12 है। मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूं कि जब आप अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे, तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे तो आपको रिसोर्स खोजना है। और उस रिसोर्स में पहला स्टेप आपको एनसीईआरटी के संबंध में लेना है। कौन कौन से विषयों की मैंने बता दिया, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, साइंस की। हिस्ट्री की 6 to 12 पूरा चाहिए, ज्योग्राफी की भी 6 to 12 में पूरा चाहिए, पॉलिटी में 6 to केवल 11 की चाहिए, 12 की आप छोड़ सकते हैं, हालांकि पढ़ेंगे तो ये भी लाभ करेगा। इकोनॉमी के लिए 9 to 12 चाहिए, 6 to 8 नहीं पढ़ना है। वैसे इसमें से इंपॉर्टेंट 11th और 12th वाली है। लेकिन जब आप साइंस आएंगे तो साइंस के लिए केवल आपको 9th to 10th पढ़ना है। इसमें आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ये आपकी एनसीईआरटी की लिस्ट हो गई। ये आपकी एनसीईआरटी की लिस्ट हो गई। एनसीईआरटी कितनी पुस्तक का पहले सबसे पहले आप क्या करिए, संकलन करिए। अब आइए रिसर्च के दूसरे लिए बुक लिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए। अब हम बुक लिस्ट के लिए हम आपको टीचर पे सौंपेंगे, हम नहीं बताएंगे। हो सकता है हिस्ट्री के टीचर अपने अकॉर्डिंग कुछ दूसरी पुस्तक आपको सुझाए। मैं पॉलिटी का शिक्षक हूं, इसके लिए आपको आंख मूंद के केवल एक पुस्तक रखनी है, दूसरी किसी पुस्तक का सहारा नहीं लेना। आपको क्लास नोट्स का सहारा लेना है, प्रिंटिंग नोट्स का सहारा लेना है, लेक्चर्स का सहारा लेना है, वीडियोस का सहारा लेना है, टीचर के क्लासेस का सहारा लेना है, बाकी किसी किताब का सहारा नहीं लेना है। पॉलिटी में ज्योग्राफी के लिए कहा ही जाता है कि माजिद हुसैन और खुल्लर 2 बहुत बेस्ट पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें भी आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो टीचर आपके लिए बताएं। इकोनॉमी भी टीचर के अकॉर्डिंग। पॉलिटी का मैं शिक्षक हूं, इसलिए मैं पॉलिटी के बारे में बता दे रहा हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की हम 20 पुस्तकें जानते हैं, उसमें से रेलिवेंट पुस्तकें भी जानते हैं, लेकिन मैं ये बताने से जानबूझकर बच रहा हूं क्योंकि हमसे बेहतर वो शिक्षक बता सकते हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में क्या कौन सा रेफरेंस बुक ज़्यादा रेलिवेंट है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बन रहे हैं, कौन सी हम आपकी समझ और फैक्चुअल दोनों पर कमांड बेहतर तरीके से बना सकती है, ये आपको सब्जेक्ट के टीचर बताएंगे। लेकिन बुक लिस्ट आपको तुरंत बना लेनी है टीचर से मिल करके कि हम कौन सी किताब है, और किताब एकदम सेलेक्टिव होनी चाहिए, एकदम सेलेक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने टीचर से मिलिए, इसके लिए आप अपने सीनियर से मिलिए, इसके लिए आप अपने मेंटोर से मिलिए। इन 3 लोगों से राय मशवरा करके, अगर आपके फैमिली में बैकग्राउंड है, अगर आपके फैमिली में कोई सिविल एस्पिरेंट रहा है, अगर आपके फैमिली में ही कोई सिविल एस्पिरेंट रहा है
तब आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। और इन सब से गाइड लेने के बाद जब भैया मोबाइल फ़ोन लेना होता है तो 4 लोगों से पूछते हो ना आप लोग, यार आईफोन प्रो 17 वाला ठीक है कि 16 वाला सही है, गैलेक्सी वाला कैसा रहेगा, सैमसंग अल्ट्रा कैसे रहेगा, अच्छा फोल्ड वाले में क्या दिक्कत आ रही है, डबल फोल्ड वाले में क्या दिक्कत आ रही है। कई लोगों से राय लेते हो ना आप, और उस राय लेने के बाद आप एक निष्कर्ष तक पहुंच पाते हो। और जब निष्कर्ष तक आप पहुंचते हो तो हर चीज़ से देखते हो, वीडियो भी अच्छा बने, कैमरा भी शानदार हो, ब्रांड में भी दम हो, क्लियरिटी भी अच्छा हो, जीबी भी ठीक ठाक मिले, स्पेस बढ़िया रहे, हैंडलिंग भी अच्छी हो, लुक वाइज बेहतरीन तरीके से दिखे। ये सारी चीज़ें को आप मूल्यांकन करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से इतने सारे लोगों से राय लेकर गए, अपने टीचर से, सीनियर से या मेंटोर से, इसमें से कोई एक टीचर भी आपको बता दे पर्याप्त है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई टीचर आपको मिल ही नहीं रहा है तो सीनियर से ले लीजिए, सीनियर नहीं मिल रहा है किसी अन्य मेंटोर से पूछ लीजिए, मेंटोर भी नहीं है तो फैमिली में कोई अगर कोई किसी का सिविल बैकग्राउंड है तब। ऐसा मत करिए नहीं मुझे अपने सीनियर्स अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा या चलूंगी, और बैकग्राउंड नहीं है तो कैसे करेंगे। सर प्लीज़ यूपी स्पेशल के बैच लेके आइए, मुझे इंतज़ार है। अच्छा तो पढ़ा दिया भाई, 2 तो है और बहुत सारे वीडियोस मेरे पढ़े हैं भाई। यूपी स्पेशल के लिए काहे परेशान है, कोई एक वीडियो 4 घंटे का उठा के देख लीजिए, कल्याण हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं सवाल बाहर नहीं होगा। आप देख लीजिए, तमाम आपके सोर्स पड़े हुए हैं। यूपी स्पेशल के मैंने MCQs भी कराए हैं, थ्योरीज भी पढ़ाई हैं, कई बार कराया है, उसको देख लीजिए। आप लोग क्यों परेशान हैं, ट्रेवल मनोज। तो उसके बाद आप क्या करिए, अपनी बुक लिस्ट का चयन कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है, रिसोर्स को ढूंढते समय NCERT। दूसरा क्या है, बुक लिस्ट का चयन। बुक लिस्ट का चयन करते समय क्या सावधानियां बरतनी है, केवल 4 ही लोग से सलाह ले सकते हैं, 5वें व्यक्ति से सलाह मत लीजिएगा, या टीचर से, या अपने सीनियर से जो सिलेक्ट हो चुके हों, या अपने मेंटोर से, या फैमिली के किसी ऐसे व्यक्ति से जो सिविल एस्पिरेंट रहे हों। इनसे राय लेने के बाद केवल एक रेफरेंस बुक तक पहुंचना है, ध्यान रखिएगा। 4 का चयन नहीं करना है कि टीचर ने ये वाली बताई है, सीनियर ने ये वाला बताया है, मेंटोर ने ये कहा है, पापा ने ये कहा, चाचा ये वाली पढ़ते थे, हम 5 रख लेंगे, कहीं से न जाने पाए, खत्म हो गया सिविल सेवा की कहानी, वहीं समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आपने एक विषय को पढ़ने के लिए 5 पुस्तकों का चयन कर लिया, वहीं से मामला फेल हो जाएगा। एक पुस्तक का चयन करना बस। कुछ में हो सकता है कोई खास सेगमेंट के लिए आपको दूसरी पुस्तक के कुछ सेगमेंट देखने पड़ जाए, ऐसा कई बार हो जाता है। एकदम लिमिटेड रिसोर्स रखना है और उस पर अनलिमिटेड एफर्ट लगाना है। उस पर क्या करना है, अनलिमिटेड हमें एफर्ट लगाना है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, 4th स्टेप। अब आपने सिलेबस देख लिया, PYQs देख लिए, अपना रिसोर्स इकट्ठा कर लिया, तैयारी में लग जाइए। अब 4था स्टेप है, तैयारी में लग जाइए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 और 2 सब्जेक्ट। जब बच्चे कहते हैं कि सर जब हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें, बच्चे कहते हैं सर जब हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें कितने विषयों से करें, कितने सब्जेक्ट के साथ करें, 1 या 2, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। शुरुआती चरण में 1 या 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट को एक साथ आप लेकर के चल सकते हैं। जब 1 से 2 सब्जेक्ट को आप लेकर चलेंगे, जैसे ही आपने किसी टीचर के साथ, किसी कोचिंग के साथ या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तीनों बता रहा हूं मैं, आप पर थोप नहीं रहा हूं, कोचिंग करना ही करना है, आप में मैं ये भी नहीं थोप रहा हूं शिक्षक से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैं ये जितना जरूर बता रहा हूं कि सेल्फ से किया गया अध्ययन और टीचर और कोचिंग के माध्यम से मिला हुआ मार्गदर्शन के बीच 3 से 4 साल का गैप आ जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा बहुत आपको आवश्यकता पड़ती है मेंटोर की, टीचर की, गाइडेंस की, कोचिंग की। जब आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाए एक, तो आप तुरंत उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए। तुरंत टॉपिक वाइज क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। कितने, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। कितने प्रश्नों की, 150 प्रश्नों की केवल टेस्ट सीरीज दे देना है बस, सब्जेक्ट वाइज विथ एनालिसिस। मतलब कि एक टेस्ट सीरीज देके आइए, पॉलिटी आपकी पूरी हो गई है। 150 प्रश्नों की जब टेस्ट सीरीज दे करके आइए तो एक लिस्ट बनाइए, आज हमारे 30 सवाल 150 में गलत हो गए, या 40 गलत हो गए, या 50 गलत हो गए, मान लीजिए 100 में, 150 में। तो ये 50 जो गलत हुए, कहां से गलत हुए हैं,
ये फैक्चुअल गलत हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल गलत हुए हैं, कि एक्सेप्शनल वाले सवाल गलत हुए हैं, कि आपके दर्शन वाले सवाल गलत हुए हैं, कि अंधे मोड़ वाले सवाल गलत हुए हैं, या किस टॉपिक से सवाल गलत हुए हैं। फंडामेंटल राइट से गलत हो रहे हैं, कि कार्यपालिका से गलत हो रहा है, कि विधायिका से गलत हो रहा है, कि न्यायपालिका से हो रहा है, कि स्थानीय स्वशासन से हो रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हो रहा है। हर एक टेस्ट सीरीज के बाद एक लिस्ट बनाइए और अगली टेस्ट सीरीज जाने से पहले जो लिस्ट बनी है वही पढ़ के जाइए। केवल अगले संडे को टेस्ट सीरीज जाना केवल नहीं, हाँ सर एक हो गया, अगले संडे को 2 हो जाएगी, अगले संडे को 3, ये फॉर्मेलिटी है, ये केवल औपचारिकता है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। केवल सुख मिलेगा कि हमने 10 टेस्ट सीरीज दे दी है। टेस्ट सीरीज का लाभ तब मिलता है जब बच्चा टेस्ट सीरीज का एनालिसिस वैसे करता है जैसे ओरिजिनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तक याद हो जाते हैं। इस बार ये वाला सवाल हिस्ट्री में था, ये वाला ज्योग्राफी में था, ये पॉलिटी में था, ये वाला गोला में गलत हो गया, ये वाला सोचने में गलत हो गया, ये वाला हाँ और नहीं में गलत हो गया। ये काम आपको करना होता है। जब 10 से 15 टेस्ट सीरीज लगा देंगे तब परफेक्शन आता है उस सब्जेक्ट पर। ऐसे हर सब्जेक्ट के साथ आपको करना है। ये तो तरीका है एक बेसिक, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जैसे ही इस प्रकार से हमारे सारे टॉपिक सब्जेक्ट पूरे हो गए, मान लीजिए आपने कहा एक साथ 2-2 सब्जेक्ट लगाइए, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी लगाया, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी लगा लिया, फिर साइंस और यूपी स्पेशल लगाया, ये प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हो गए। बाद में फिर मेंस वाले सारे सब्जेक्ट चलने लगे जो केवल मेंस में आते हैं। अगर मेरे सारे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में आते हैं वो पूरे हो गए, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, अब क्या करना चाहिए? टॉपिक वाइज अगर सबकी 10-10 टेस्ट सीरीज लगा दी है तो अब क्या करिए? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है। आफ्टर कंप्लीटेड ऑल सब्जेक्ट गिव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ का मतलब अब 150 प्रश्नों वाली ऐसी टेस्ट सीरीज दीजिए जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन हो, जैसे कि एग्जाम में आता है, वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए। ये कर लेंगे तब आप कहेंगे कि मैंने क्या कर लिया, यूपी पीसीएस का पूरा कोर्स जो है, पूरा जो सिलेबस है वो मैंने सिलेबस पढ़ लिया और पढ़ के मैंने तैयार कर लिया। तब आप इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इतने स्टेप करने के बाद, इसमें तमाम विद्यार्थी ऐसे क्लास कर रहे हैं, बेटा कम से कम बताने के लिए एक कमेंट आप कर दीजिए और कोशिश करिए कि जब मैं ट्रेवल मनोज में आपको समझा रहा हूं या बता रहा हूं तो जब क्लास ऑफ होगी ना तब उसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वहां पर हम सवाल देख लेंगे, उत्तर दे देंगे, या लास्ट में भी जब बंद करने लगेंगे तब बता देंगे ना। लक्ष्मीकांत तो मैंने बताया पॉलिटी के बाद, लक्ष्मीकांत पहले बता दिया। एक सवाल के लिए अगर इतने आप कमेंट करेंगे, इतने दिल भेज देंगे तो आपका दिल बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, और इस सिविल सेवा की तैयारी में कमज़ोर दिल वालों के लिए खतरा है। इसमें मजबूत दिल वाले चाहिए। अगर इतने दिल आप ऐसे लुटा देंगे तो इसलिए थोड़ा सा गंभीरता लाइए, क्योंकि सिविल सेवा के बारे में सोचना शायद शुरू कर दिए हैं तभी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आए, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने क्या कहा, अब इस तरीके से आपके सिलेबस तैयार हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपका पहला प्रीलिम्स मान लीजिए 27 में लग गया, ये करने में आपको 15 महीने लग गए, और मान लीजिए जून में आपका अब 27 में एग्जाम लग गया और मार्च तक ये काम आपने कर लिया। अब क्या करना शुरू करें सर? बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हम क्या करें? रिवाइज ऑल क्लास नोट्स। अब बुक किनारे कर दीजिए, एनसीईआरटी किनारे कर दीजिए, केवल किसको पढ़िए? क्लास नोट्स को पढ़िए। और लास्ट 1 मंथ जब बचे, जून में एग्जाम रहे और मई आ जाए, 1 महीने एग्जाम रहे और डर लगना शुरू हो जाए, तब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए अपना शॉर्ट नोट्स जो आपने टीचर के साथ बनाया होगा। और जब आपका लास्ट 2 मंथ चलता हो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का, उसके पहले कम से कम 15 टेस्ट देके जाइए, ऑफलाइन बैठकर प्रैक्टिस करके। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो आपकी तैयारी का था, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उसको बेहतर करने का, लेकिन जब प्रीलिम्स का एग्जाम केवल 2 महीने बचा हो तो उसके बीच कम से कम आपको 15 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ लगानी चाहिए। और उसके 1 महीने पहले आपको सारा क्लास नोट्स जो टीचर ने लिखाया हो आपको उसको रिवीजन कर लेना चाहिए, और सारे रिवाइज कर लेने चाहिए वो शॉर्ट नोट्स जो आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हुए टॉपिक वाइज खुद से बनाया है। और एग्जाम के पहले मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि लगभग 5000
MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर नहीं, कम से कम MCQs की तरीके से जो संभावित प्रश्न है 5000 सवालों के अभ्यास करके जाइए, तब जाकर के आपका पहली बार में 15 महीने की पढ़ाई के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन इसके साथ आपको करंट अफेयर पर बेस्ट कमांड लानी होगी। और करंट अफेयर के लिए आपको शाम को 7 से 8 मैं खुद आपको रेगुलर बेस में साल के 12 महीने और लगभग पूरे मंथ, संडे छोड़ कर सप्ताह के 6 दिन अगर कोई आकस्मिक स्थिति नहीं आई, मैं आपकी क्लास लेता ही हूँ, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना, ये निःशुल्क होता है। इस करंट अफेयर की तैयारी आप यहाँ से करिएगा। लास्ट के 5 मिनट में आपसे बात करूंगा, तब जितने सवाल होंगे आप फटाफट पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर दे दूंगा आप लोगों के। तब जाकर के कि आप जीरो से आप अपने पहले प्रीलिम्स निकालने तक का सफर पूरा कर पाएंगे। तो सर हमारे पास जितने बैचेस अभी सर प्रथम चल रहा था वो तो हमारा छूट गया है, क्योंकि वो तो 26 के लिए है, 25 का पूरा हो गया। तो 27 के लिए क्या कोई स्पेशल या कोई फ्रेश बैच है? फ्रेश बैच है। और मैं फिर बता दे रहा हूं, जो बच्चे सेल्फ से ही तैयारी करने में सक्षम है वो सेल्फ तैयारी करें। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे सेल्फ से तैयारी करने में सक्षम है, सर ये काम हम खुद से कर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टीचर की क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग से जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस तरीका आपने बता दिया, मैं कर ले जाऊंगा, तो आपको निसंदेह खुद से कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा बैकग्राउंड कमज़ोर है, हम बगैर मार्गदर्शन के एक विषय को समझने में हमारे 6 महीने लग जाएंगे, हम चाहते हैं कि टीचर के द्वारा सरल भाषा में हमें किसी विषय को 2 महीने के भीतर 100 घंटे में सिखा दिया जाए, तो उसके लिए आपके पास PW के माध्यम से कोर्स आपके चल रहे हैं। और सभी टीचरों के क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सभी की क्लास आप देख लें, खुद से पहले सेटिस्फाइड हो जाएं। जब आपको लगा कि इन टीचरों की भाषा में समझ पा रहा हूं, इनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा, तब डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपके हाथ में, किसी को लिए मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। निर्णय आपको अपने हिसाब से लेना, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मार्गदर्शन करना, रणनीति बताना और आपको सही रास्ता दिखाना। डिसीजंस आपको लेने हैं, ध्यान रखिएगा, निर्णय आपको लेना है, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा।